एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एनसीसी नाइन कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज आपका सीक्वेंस सीरीज का लास्ट लेक्चर होना है, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच रिलेशनशिप पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख चुके हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और हार्मोनिक मीन क्या होता है। तो आपको याद होगा कि अगर आपके पास दो नंबर है ए और बी, तो इसका अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए दोनों को हम ऐड करके और दो से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मिल जाता है आपको अर्थमेटिक मीन। जब भी आपको दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो आप दोनों को ऐड करिए और दो से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक उसी तरह से अगर आपको जीएम चाहिए, ए और बी का जीएम चाहिए, दो नंबर है ए और बी, उसका आपको क्या चाहिए, जीएम। जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। क्या चाहिए? ज्योमेट्रिक मीन। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अंडर रूट ए बी लिखना है। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और पावर 1/2 डालेंगे। अगर तीन तीन नंबर है, मान लीजिए ए बी सी तीनों है, और इस तीनों का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन पूछा है तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। यहां पर आपके पास कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स, तो पावर में 1/3 डालेंगे। ठीक उसी तरह अगर चार चार नंबर है, मान लीजिए x1 है, x2 है, x3 है और x4 है, इसका अगर हमें जीएम निकालना है, क्या निकालना है, जीएम, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। कितने नंबर्स हैं यहाँ, 4 नंबर्स। 4 नंबर्स का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 x3 x4 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और सबको मल्टीप्लाई करके पावर में 1/4 डालेंगे। क्या डालेंगे, 1/4। अगर 5 है, 5 नंबर्स है, 5 नंबर्स का जीएम निकालना है तो पांचों को मल्टीप्लाई करके पावर में 1/5 डाल देंगे। तो ये यहां पर पावर अगर 1/4 दे देंगे तो ये चारों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। अंकित, माथे पे से हाथ हटा के एकदम मस्त होके पढ़ो, ठीक है, ध्यान दो। अब ये ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है ये आप देख लिए। हार्मोनिक मीन क्या निकालना है, तो एचएम, हार्मोनिक मीन। तो उसको आप देखे हैं, अगर कहीं पे आपको निकालना है एचएम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, कितने टर्म का, आपको कितने नंबर्स का हार्मोनिक मीन चाहिए, 2 नंबर का। तो आप क्या करिए, 2 ऊपर में लिखिए और नीचे 1/a + 1/b लिख दीजिए। ये आपका हार्मोनिक मीन निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, अगर आपको एचएम 3 नंबर का निकालना है, कितने नंबर का, 3 नंबर, ए बी एंड सी, ये तीनों का निकालना है हार्मोनिक मीन। तो कैसे निकालेंगे, कितने नंबर है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3 और नीचे सबके रेसिप्रोकल का सम ले लेंगे, 1/b + 1/a + 1/b + 1/c, ऐसा ले लेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन है? तो ये आपका हार्मोनिक मीन निकल रहा है। जितना नंबर्स का आपको हार्मोनिक मीन निकालना है उतना बाय सबके रेसिप्रोकल का सम ले लेना है। तो आप सीख चुके हैं कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा और हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा। आपको सिखाना है हमें रिलेशनशिप बिटवीन हार्मोनिक मीन, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। एम, जीएम एंड एचएम, ये तीनों के बीच हमको रिलेशनशिप जानना है। रिलेशनशिप का मतलब हुआ इस तीनों में क्या संबंध है ना। अगर हम तीनों के बीच रिलेशन देखें किस तरह का संबंध है, अगर 2 हमें मालूम है तो तीसरा अपने आप निकल जाए, ये व्यवस्था हमको जानना है। तो देखिए यहां पर 2 नंबर ले लीजिए, लेट ए एंड बी आर 2 नंबर्स। ये 2 नंबर हम ले लिए हैं, 2 नंबर्स। जब भी हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का बात करते हैं तो सारे नंबर्स पॉजिटिव लेके बात करते हैं। क्या करते हैं, पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव वगैरह होगा तो थोड़ा सा ज्योमेट्रिक मीन को डिस्टर्ब करेगा। ज्योमेट्रिक मीन को क्यों डिस्टर्ब करेगा, सो समझो। अगर हम -3 और -8 या माइनस मान लो 12 ले लिए, नहीं, अब इस दोनों का हमें ज्योमेट्रिक मीन पूछ दिया। क्या पूछ दिया, तो रूट के अंदर हम गुना करेंगे -3 गुने क्या, -12। अब अगर तुम ये माइनस माइनस प्लस करके 36 कर दोगे और सीधे इसको 6 कह दोगे तो ये हो जाएगा गलत, गलत होगा। क्योंकि यह जो रूट का मल्टीप्लीकेशन है इसमें आप ध्यान रखिए कि जैसे अगर आप यहां लिए हैं, 1 मिनट रुक जाइए, हम लोग -3 -12 36, और सॉरी यहां पर इस तरह का रहता तब गलत होता, रूट अंडर -3 रूट अंडर -12 ऐसे लेके दे दिया। दोनों हमारा एक ही रूट में है, तब भी तो वही होगा, एक रूट के अंदर -12। और इस तरह से जब लिखिएगा तो आपको मिस्टेक क्या होने वाला है, सो देखिए।
इसको समझिए थोड़ा। अगर रूट ए इंटू रूट बी है, रूट ए इंटू रूट बी ऐसे है, इस तरह से, तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन रूट ए बी तब होगा जब ए ग्रेटर देन 0 हो या फिर बी ग्रेटर देन 0 हो। दोनों में से कम एक आपका, है ना, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कम से कम एक आपका पॉजिटिव होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। और इसी में माइनस लग जाएगा आपको इस तरह से, तब जब आपका ए लेस देन 0 हो एंड बी लेस देन 0 हो, ऐसा हो गया, दोनों ही निगेटिव होगा तो ये रूल चलेगा। अब तुम देखो, जैसे ही यहां पर रूट अंडर -3 या रूट अंडर -12 लेंगे, नहीं तो ये दोनों निगेटिव है कि नहीं अंदर में, और तब ये लोगे एक रूट के अंदर, और जब एक रूट के अंदर लोगे तो माइनस माइनस प्लस करके बनाओगे तो ये हो जाएगा गलत। गलत क्यों होगा सो समझो, आयोटा का कॉन्सेप्ट यहां आ जाएगा। आयोटा अभी तुम लोगों को नहीं पढ़ाएं, लेकिन फिर भी समझ लो, ये इजी है। अंडर रूट -3 है तो इसको हम लिख सकते हैं √3 आयोटा, क्या लिख सकते हैं? ठीक उसी तरह रूट -6 है तो इसको भी क्या लिखेंगे, √6 आयोटा। ऐसे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है और ये किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। तो अब अगर इस दोनों को गुना करेंगे, गुना करो, अंडर रूट -3 इंटू अंडर रूट -6, ये लिखोगे तुम यहां पर क्या, √3 आयोटा इंटू √6 आयोटा, फिर ये √3 √6 गुना करोगे तो √18, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 18 को लिख दोगे तुम लोग क्या, 3√2, आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो आंसर देखो किसमें आया, निगेटिव में आया। क्या आया? अब ये क्यों गलत होगा समझ में आया? तो इसलिए आपका जो है ज्योमेट्रिक मीन बिगड़ेगा। अगर ए और बी आपका निगेटिव है तो ऐसी स्थिति में, या कोई एक भी निगेटिव है तो आपका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, हाँ उसमें इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसलिए आपका ए बी होना चाहिए पॉजिटिव नंबर। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। ये ध्यान रखिएगा। आगे इस पर हम कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे, इसको हम यहां हटा रहे हैं, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है, वहां पर इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, पूरी तरह से ध्यान दीजिए यहां पर। तब एम क्या हो जाएगा, आप जवाब दीजिए। एम क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, ये आपका अर्थमेटिक मीन निकल गया। क्या निकल गया? जिसको हम ए से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे? ए, कैपिटल ए से। फिर जीएम लेंगे, जीएम का मतलब स्मॉल कैपिटल जी लेंगे, इसको ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। ये निकालने का तरीका अभी सिखाएं कि दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा देंगे तो अंडर रूट ए बी हो जाएगा। फिर हार्मोनिक मीन निकालेंगे, एच निकालेंगे, और ये अभी आप सीखे हैं 2 के नीचे 1/a + 1/b पढ़े हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2ab/a + b आ जाएगा। अरे यहां नीचे वाले को सॉल्व करोगे फिर ab रेसिप्रोकल होगा तो ये आ जाएगा। अब अर्थमेटिक मीन भी आपको मिल चुका है, ज्योमेट्रिक मीन भी मिल चुका है, और हार्मोनिक मीन भी मिल चुका है। अब इस दोनों को हम गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ a इंटू एच निकालते हैं, a इंटू एच। तो a इंटू एच, ए का वैल्यू क्या है बोलो, a + b/2, और h का वैल्यू क्या है हमारे पास, 2ab/a + b, ये हमारा है। देखो कोई कैंसिल हो रहा है क्या, इसमें कोई कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? a + b भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल, बचा क्या आपके पास, तो बोलिए ah बराबर कितना बचा, ab। नहीं, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, √ab का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, √ab का। अब √ab क्या है हमारा, मिलो यहां, √ab को क्या कहेंगे, तो क्या लिखाएगा आगे, सो बोलो, a इंटू एच इक्वल टू जी स्क्वायर। क्या बोलेंगे, जी स्क्वायर। तो a इंटू एच क्या आ गया, जी स्क्वायर। अब एक कॉन्सेप्ट तुम लोग पढ़े हो पहले से ही, याद करो, अगर ए बी सी जीपी में है, किसमें है, जीपी में, तो पढ़े होगे बीच वाला का स्क्वायर दोनों किनारे के प्रोडक्ट के, पढ़े होगे नहीं पढ़े हो, बीच वाला का स्क्वायर दोनों किनारे के प्रोडक्ट के बराबर है। यहां पर चेक करो तो ऐसा ही चेहरा मिल रहा है क्या, मिल रहा है। जो स्क्वायर है वो बीच में है, जिस पर स्क्वायर है वो कौन, कहां है, जो मल्टीप्लाई में है वो कहां है, किनारे में है। बताओ यहां किस पर स्क्वायर है, इसका मतलब है ये बीच में जाएगा, और ये दोनों तो साइड में। तो लिखेंगे ए जी एच आर इन जीपी, आर इन, पहला तो ये याद रखना, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन इंटू इक्वल टू कितना, जी स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई पूछेगा अर्थमेटिक मीन
ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है? तो कहिएगा ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर। अगर शॉर्ट और दूसरा तरीके से बोलना है तो कहिएगा कि ए जी एच आर इन जीपी। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर इन जीपी। किसमें होगा? जीपी में होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। अब थोड़ा आगे समझो यहां पर, नेक्स्ट और बात हम इस पर डिस्कस करते हैं। चलो हम लोग a माइनस जी का मान निकालते हैं। किसका निकालते हैं? a माइनस जी का। नाउ a माइनस जी। किसका बेंच डिस्टर्ब है, ढक ढक कर रहा है? थोड़ा बेंच का आवाज नहीं कहो, ध्यान दो। a माइनस जी है तो a की जगह पर क्या लिखोगे बोलो? a प्लस बी बाय 2। और g की जगह क्या लिखोगे? रूट ए बी। यही था ना, लिख दिए। ये a प्लस बी लिखे, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होके 2 रूट ए बी लिखाएगा बोलो। और टोटल के नीचे कितना? 2। क्या a के बदले रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम? b के बदले रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और ये 2 रूट ए इंटू रूट बी लिख देते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। और टोटल के नीचे लिख दिए 2। अब थोड़ा ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी का या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बाय क्या? 2। पहले ही हम ए भी पॉजिटिव ले चुके थे और बी भी पॉजिटिव ले चुके थे। तो ध्यान दो कि अगर वो पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है तो रूट ए भी तो पॉजिटिव होगा, बी अगर पॉजिटिव है तो रूट बी भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये रियल नंबर है, ये क्या है? रियल नंबर। तो जब रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं? स्क्वायर, तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? पॉजिटिव आएगा। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होगा? या तो पॉजिटिव होगा या जीरो के बराबर होगा, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो के। रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो अब ये बताओ, ये जो स्क्वायर आया है ये आपका क्या होगा? या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से ज्यादा होगा। लेकिन जीरो के बराबर भी कब होगा? जब ये रूट ए और रूट बी आपस में बराबर हो जाए, अरे तब ना ये दोनों घट के जीरो हो जाएगा। अगर ये दोनों डिफरेंट है, रूट ए और रूट बी क्या है? डिफरेंट है, तो घटा के जीरो कभी आएगा नहीं। दो चीज का घटाव जीरो कब होता है? जब दोनों इक्वल हो। 5 में से 5 माइनस करेंगे तब तो जीरो आएगा। 6 में से 5 घटा के जीरो आएगा। दो डिफरेंट चीज को घटा के कभी जीरो मिलेगा बोलो? नहीं मिलेगा। तो अगर ये डिफरेंट है तब तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर इक्वल है तो जीरो होगा। हाँ, ठीक से बोलना है। तो अब तुम देखोगे, सिंस लिख दोगे यहां ए बी आर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से ज्यादा होगा। अब ध्यान दो, यहां इस या पूरे किसके बदले आया था? ए माइनस। तो हम लिखेंगे ना, इंप्लाइज दैट ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आगे ये जी उधर चला जाएगा तो क्या लिखाएगा? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। यहां से क्या सीखने को मिला बोलो? अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा? सुनाई दिया? अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा कि ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? हाँ, बहुत हो सकता है तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपस में इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से बड़ा नहीं होगा, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कभी छोटा नहीं होगा। बात एक ही है ना, ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से बड़ा नहीं होगा और अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कभी छोटा नहीं होगा। बहुत हो सकता है तो बराबर हो सकता है। तो ये पता चल गया कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है। अगर हम यहां चाहें तो हम यह भी साबित कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। ज्योमेट्रिक मीन किससे बड़ा होगा? और जब इस दोनों को कंबाइंड करेंगे तो सबसे बड़ा होगा अर्थमेटिक मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद, तो तीनों में सबसे छोटा कौन होगा? हार्मोनिक मीन। और अगर तुम्हारा a इज नॉट इक्वल टू b है, इफ a इज नॉट इक्वल टू, मतलब जो दो नंबर हम स्टार्टिंग में लिए थे अगर वो आपस में इक्वल नहीं है तो ये बराबर होने का चांस भी खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा तब a होगा अर्थमेटिक मीन, तब आपका ज्योमेट्रिक मीन, तब आपका हार्मोनिक मीन। लेकिन इसी में आपका अगर a बराबर b हो जाए, a बराबर b, तब क्या हो जाएगा जी? देन अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन।
तीनों आपस में बराबर होगा। तो कोई पूछेगा कि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों आपस में इक्वल कब होगा, तो कहिएगा जब दोनों नंबर आपस में बराबर हो। जैसे मान लो अगर हम नंबर ले लिए 8 8, क्या ले लिए, तो 8 और 8, ए हमारा 8 है, बी भी हमारा 8 है। अभी दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालो तो, हाँ निकालो ना, अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, निकालो, अभी ना सिखाए हैं अर्थमेटिक मीन निकालना, बोलो 8, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमारा 8 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन क्या बोले थे, बोलो, दोनों को मल्टीप्लाई करके और रूट निकालना है, तो ये भी क्या आया 8। हार्मोनिक मीन क्या सिखाए थे, 2 के नीचे दोनों का रेसिप्रोकल, दोनों का, तो देख लो यहां ऐसे कर दिए, इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 दूनी 16 ऊपर हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, कट के कितना आया। तो देखो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों आपस में, ये घटना कब घटी, जब ए और बी दोनों आपस में बराबर था। लेकिन अगर ए और बी तुम डिफरेंट ले लोगे, गौर करो, यहां ए ले लो तुम 4, अब बी ले लो 9, ले लिया ना। अब यहां अर्थमेटिक मीन निकालो, क्या निकालो, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दोगे, 9 4 13 से आधा करोगे, कितना हो गया बोलो, अरे 13 का आधा 6.5 निकल गया ना, 13 का हाफ। हिमांशु सोच रहा है हुआ क्या, हाँ ये अर्थमेटिक मीन निकालने कहे हैं, क्या कहे हैं, किसका किसका, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, तो अर्थमेटिक मीन निकल गया। अब हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, क्या निकालना है, तो उसका क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालना होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 9 ऐसे लिख दिए। अब क्या हो जाएगा ये 36, तो 36 अगर हो गया तो इसका क्या निकलेगा 6, हाँ हाँ अंडर रूट हो गया ना, 6 निकल गया। अब एच निकालो, क्या निकालो, हार्मोनिक मीन, क्या लिखोगे बोलो, 2 के नीचे 1/4 प्लस 1/9, कैलकुलेशन कर दो तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 दूनी 72 ऊपर हो जाएगा, नीचे 13 हो जाएगा। अगर इसे भाग दोगे तो कितना होगा, देखो है 13 पचे 65 और 70 हो गया, 5.5 ऐसे जा रहा है, राइट है ना, 13 पचे 65 हो गया, बचा 50, अब 50 बच गया तो 5.5 कैसे होगा रे, सही से देखो, 13 से भाग दें, 13 पचे 65, कितना बच गया 7, हाँ सही तो है, हम कुछ अलग लिख लिए, हमको लगा 50 बच रहा है, तो 5.55 जाएगा, इसे 7 7 बता रहेगा। अब ये गौर करो, तीनों जो तुमको निकाल के दिए हैं, ये तुम्हारा अर्थमेटिक मीन, ये तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन, ये तुम्हारा हार्मोनिक मीन, तीनों में सबसे बड़ा कौन है, अर्थमेटिक मीन, उसके बाद और उसके बाद सबसे छोटा कौन हुआ, हार्मोनिक मीन हुआ। तो ये तुमको पता चल गया कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में सबसे बड़ा हमारा अर्थमेटिक मीन निकल रहा है। और यह घटना कब घट रही है, जब दोनों ही नंबर डिफरेंट है, दोनों नंबर, ए का वैल्यू अलग है, बी का वैल्यू अलग है, डिफरेंट है यहां पर, तब जाके अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों इक्वल नहीं है। क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखिए, आप लोग यहां समझिए, एक नोट है यहां पर, नोट क्या है, इफ am ratio gm for two numbers a and b are is m ratio n दे दिया, क्या दे दिया, m ratio n, then a ratio b इक्वल टू, लिखोगे m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और रेशियो m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। देखो ये थ्योरी भी है, ये खुद क्वेश्चन भी है, और यहां आंसर भी ऑलरेडी है, बात समझा। कई बार यही एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, अगर जेईई मेंस का बुक उठा के देखोगे तो ये प्रॉब्लम में मिलेगा तुमको, सीधे सीधे थ्योरी में नहीं मिलेगा। जेईई मेंस का जो किताब है उसको उठा के अगर देखोगे तो सीधे सीधे उसमें ये प्रॉब्लम मिलेगा। तुम्हारा जो बुक है आर.डी. शर्मा या के.सी. सिन्हा सर का, अगर वो सब किताब उठाओगे तो उसमें ये प्रॉब्लम मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। हम यहाँ एज ए थ्योरी तुमको दे रहे हैं, एज ए रिजल्ट इसको याद रखोगे तो ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प मिलेगा।
प्रूफ कहोगे करने तो कर देंगे, नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रूफ है 12th में तो नहीं आएगा, 12th में तो 11th का पोर्शन पूछेगा ही नहीं, है ना। तो ये आपको बस रिजल्ट के तौर पर अगर याद रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन साबित कर लेने से ये होता है कि बहुत तरह के ऑपरेशन सीखने को मिलता है। जैसे इसको साबित करने में कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज होगा, बिना उसके यूज किए हुए ये सॉल्व नहीं होगा, तो लंबा है। तो देखो यहां पर इसको, इस पर क्वेश्चन अगर दे देगा तो कैसे बनाओगे। सो देखो क्वेश्चन है, इफ AM रेशियो GM इक्वल टू 2:1, देन AM रेशियो GM इक्वल टू 2:1 दे दिया फॉर एनी टू नंबर्स, देन the ratio of numbers is, पहला ऑप्शन आपको दे दिया 2:1, बी में दे दिया आपको लेकर के यहां पर 2 + √3 रेशियो 2 - √3 ये दे दिया। सी में आपको दे दिया 3 + √2 रेशियो 3 - √2, और डी में दे दिया आपको 2 - √3 रेशियो 2 + √3। ऐसा है क्वेश्चन आपके सामने है। पढ़िए यहां पर AM रेशियो GM कितना दिया था, 2 नंबर्स M रेशियो N, बात समझ आया ना। AM रेशियो GM कितना दे दिया था, M रेशियो N। तो यहां पर देखो AM रेशियो GM कितना है, 2:1। तो इसका मतलब M के जगह पर कौन आ गया, 2, N के जगह कौन आ गया, 1। कहीं कोई दिक्कत। अब फॉर्मूला पढ़े हैं हम, क्या पढ़े हैं, M + M, तो M के जगह कौन है बोलो, 2, अब प्लस, और अब लगाएंगे यहां √M² - N², तो 2 का स्क्वायर अब -1 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो √3, और यही चीज इधर लिखाएगा 2 - √3। ऑप्शन क्या मिल गया, बी। देखो फॉर्मूला याद है तो एक बार में लिख जाएगा, नहीं याद है तो मेथड से बनाओगे, मेथड से बनाओगे तो फिर मजा आएगा। मेथड से बताएं क्या, नहीं ऑपरेशन वगैरह सिखा करो ना थोड़ा रे, 11th में है, अभी फाउंडेशन नहीं मजबूत करेगा तो कब करेगा, हैं। अभी से हवा उड़ाना चाह रहे हो तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ऊपर ऊपर उड़ने का है ना, मानो क्वेश्चन बताए ऊपर से सीख लिए, मेथड जान ही नहीं। अच्छा बताओ ये फॉर्मूला एग्जाम में भूल जाए तब, हाँ 12th में तो ये नहीं है, 12th का पढ़ाई में तो कोई टेंशन नहीं है, आगे NDA के एग्जाम है, ठीक है। क्या नहीं ना, तो NDA के एग्जाम में तो आएगा नहीं इसका प्रॉब्लम, ठीक है। हैं कहीं नहीं नहीं, जेईई मेंस कुछ भी तो करना है कि खाली 12th पास करना है, ऐसा थोड़े है, ठीक है। अभी से अगर 12th खत्म करना चाहते हो तो 12th के बैच में आगे पढ़ो, क्या जा रहा है इसमें, उसमें हो रहा है। अरे बहुत सारा चैप्टर न्यू स्टार्ट होगा, अब जैसे वेक्टर स्टार्ट होगा तो वेक्टर पूरा पढ़ सकते हो, 3D स्टार्ट होगा तो पूरा 3D पढ़ सकते हो, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा तो पढ़ लेंगे। नहीं नहीं रहेगा। देखो यहां, चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर एक और रूल है, यहां पर नेक्स्ट नोट क्या है ये समझो। कह रहा है इफ AM रेशियो HM is equal to M ratio N for two numbers, then their ratio is given by √M plus √M² minus N², रेशियो √M माइनस √M² माइनस N², ये आपका है। पिछला नोट जो था उसमें अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो था, और यहां पर क्या दिया है देखो, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का रेशियो दिया है ना। AM रेशियो HM लेके दे दिया है, तो AM रेशियो HM दिया है, तब उस दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा ये जानना है, और इसका फॉर्मूला आपके सामने लिख दिए हैं, √M प्लस √M² माइनस N² रेशियो √M माइनस √M² माइनस N²।
मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया कहीं पर, इफ द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज, या अर्थमेटिक मीन की है, ऑफ टू नंबर्स इज थ्राइस या चाहे 3 टाइम्स ऑफ their harmonic mean, then find the ratio of the numbers. क्वेश्चन दे दिया, अब ऑप्शन लेके दिया आपको 3 प्लस √8 रेशियो 3 माइनस √8, बी में दे दिया आपको √3 प्लस √7 रेशियो √3 माइनस √7, सी में दे दिया आपको √3 प्लस √8 रेशियो √3 माइनस √8, डी में दे दिया नन ऑफ दीज, ऐसे दे दिया। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देख लो, ये सब क्वेश्चन देखने में भारी है, पर अगर थ्योरी याद है तब बाएं दाएं का काम है। रूल सामने लिखा है, AM रेशियो HM अगर मालूम रहे तो सबसे पहले पढ़ो क्या है क्वेश्चन। इफ द AM ऑफ टू नंबर्स इज 3 टाइम्स ऑफ देयर हार्मोनिक मीन, मतलब AM हार्मोनिक मीन से कितना गुना है? 3 गुना। मतलब क्लियर है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन का 3 टाइम्स है, 3H लिख दिए। अगले लाइन में A/H अगर निकालें तो ये 3 यहां रह जाएगा और यहां क्या रह जाएगा? 1। अब M का काम 3 करेगा और N का काम 1 करेगा, एंड फॉर्मूला लगाएंगे यहां √M तो √3 मिला, प्लस √M² माइनस, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया √8, तो √3 प्लस √8 कहां मिला? सी में क्लिक कर देंगे, यही आपका जवाब हो गया। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिजल्ट है, यही पढ़ाई ढूंढता है हमारा अंकित ढूंढता है, ऐसा ही। बस आप रूल बताइए, क्वेश्चन बताइए, ठीक। हमको ये नहीं जानना है कि ये आया कहां से, हाँ, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक ना। हाँ, ध्यान दीजिए आप लोग, इसका प्रूफ से हमें कोई लेना देना नहीं है सर, प्रूफ नहीं चाहिए हमको, ठीक है। लेकिन याद रहे तब कोई दिक्कत नहीं, नहीं, अगर ये रिजल्ट आपको याद रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई याद रहे तब तो। चलो यहां देखो नेक्स्ट। अच्छा, अभी अभी तुम देखा एक रिजल्ट, यहां अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या पढ़ा है? ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा पढ़े हैं ना हम लोग। तो मान लो अगर हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है x और दूसरा नंबर है 1/x, इस तरह के 2 नंबर ले लिए। मान लो ये हमारे लिए a का काम कर रहा है और ये हमारे लिए b का काम कर रहा है। अभी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ऐसा पढ़े हैं ना। तो AM कैसे निकालेंगे जी? x अब प्लस 1/x दोनों का आधा करेंगे, यही ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू GM दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रूट निकाल देंगे, यही है ना। ये तो आपका x प्लस 1/x, अब बाय 2 लिख दिए यहां, ये कैंसिल होकर आपको 1 हो जाएगा। अगले लाइन में क्या लिखाएगा बोलो? x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब कोई अगर हमारा यहां फंक्शन है और उसका रेसिप्रोकल यहां है, उसका रेसिप्रोकल, तब वह ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? 2। जैसे समझो यहां अगर x के जगह हम साइन थीटा डाल दिए, क्या डाल दिए? तो यहां 1/sin लिखाएगा, और 1/sin क्या होता है? कोसेक, क्या होता है? तो कोसेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आया? 2। अगर यहां साइन टू दी पावर n थीटा लिख दें, क्या लिख दें? n था, पावर लिख दिए, तो नीचे भी 1/, लिखाएगा साइन टू दी पावर n थीटा। अब 1/sin क्या होता है? कोसेक, तो ऊपर जब जाएगा तो लिखाएगा कोसेक टू दी पावर n थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये रिजल्ट याद रखना, फ्यूचर में कई बार तुमको क्या कह देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन टू दी पावर 10 थीटा प्लस कोसेक टू दी पावर 10 थीटा, है ना,
इज। अब पहला ऑप्शन दे दिया यहां 1, दूसरा दे दिया 2, तीसरा दे दिया 3, चौथा दे दिया 100, ऐसे दे दिया। देख रहे हो, क्वेश्चन में कहा मिनिमम वैल्यू, क्या बोला है? मिनिमम। मिनिमम का मतलब हुआ सबसे छोटा, कम से कम। यहां पर ये क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ो तो साइन टू द पावर n थीटा प्लस कोसेक टू द पावर n थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका अर्थ क्या हुआ? या तो 2 के बराबर है या 2 से ज्यादा है। अब 2 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है ये तो हम नहीं जानते। सो मैक्सिमम नहीं पता है, पर मिनिमम हमें पता है वो कितना है, और वही हमसे पूछा गया मिनिमम। तो जवाब क्या बोलेंगे? 2। सिंपल बात है, कोई फंक्शन रहे यहां और उसी का रेसिप्रोकल रहे तो बस मिनिमम वैल्यू 2 बोलते रहना है। क्या बोलते रहना है? 2। मान लो अगर इसी जगह ये रहता cos टू दी पावर n थीटा, cos टू दी पावर, और cos का रेसिप्रोकल कौन है? सेक थीटा। यस, क्या होगा? सेक। 1 बाय cos करेंगे तो सेक, तो लिखाएगा सेक टू दी पावर n थीटा। क्या लिखाएगा? और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर उसी तरह tan थीटा ले लें, क्या ले लें? तो tan टू दी पावर n थीटा प्लस cot टू दी पावर n थीटा, cot टू दी पावर n थीटा। यह भी आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा? 2 आएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, या तो 2 के बराबर या 2 से अधिक आएगा। क्या कहीं कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है सब? ये रेसिप्रोकल सब इसी से जनरेट हुआ है, am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm से। ठीक है, तो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन तीनों खत्म हो गया। अब जो आपको सीखना है सम स्पेशल सीरीज है। सम स्पेशल सीरीज का मतलब हुआ कि आपको ऐसा सीरीज दे देगा जो ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तब उसका हम सम कैसे निकालेंगे, उसका हम सम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए कुछ पहले फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एंड फिर उसके बाद इसका समेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप समझ पाइएगा। देखिए क्या है, पहले कुछ रिजल्ट याद कर लीजिए। जैसे ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से गया, डॉट 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 टू n टर्म्स। कितना टर्म्स? n टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला आपको हो जाएगा n × n + 1 बाय 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास है 1s² + 2s² + 3s² + 4s² + 5s² + डॉट 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 टू n टर्म्स है। कितना टर्म्स? n टर्म्स, मतलब लास्ट में n² आएगा। तो ये आपका हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1/6 हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब, इस तरह से जा रहा है, डॉट 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 टू n टर्म्स है, मतलब लास्ट में n क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको n × n + 1 बाय 2, टोटल का आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला। उसके बाद आपके पास है एक 1 का पावर 4 + 2 का पावर 4 + 3 का पावर 4 + डॉट 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 टू n टर्म्स। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपके पास n × n + 1 × 2n + 1 × 3n² + 3n - 1 एंड अपॉन यहां पर आपको 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30। अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला सही है या गलत है, कैसे चेक करें? तो बहुत आसान तरीका है। मान लो एग्जाम में तुमको पूछ दिया इतना बराबर क्या होगा, और ऑप्शन में 4 लिख दिया और कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है, और तुम भूल गए फॉर्मूला, तुमको नहीं मालूम है कि कैसे आंसर जाने। तो तरीका बहुत आसान है, यहां 2 टर्म का सम निकाल लो। कितने टर्म का? 2 टर्म का। तो 1 का पावर 4 कितना होगा? अरे 1 टू दी पावर 4 कितना? 1। और 2 दी पावर 4 कितना? 16, और 1 जोड़ के 17 हो गया। अब इधर जाके ऑप्शन में, यहां जो ऑप्शन कहीं कहीं होगा उसमें n की जगह 2 रखते जाना है, जहां 17 मैच करेगा वहीं टिक मार देंगे। तो यहां पर n की जगह देखो तो 2 रख के 17 आता है कि नहीं आता है? तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, आ गया ना? अरे 2 और 1 कितना हो गया? 3। 2 दूनी 4, 1 5 इंटू, अब देखो 3 × 2 का स्क्वायर 4, तो 3 चौक 12 हो गया ना? और फिर 3 दूनी 6, घटाओ टोटल के नीचे, अच्छा 5 दिया 15 दूनी 30, 12 6 18 से 1 गया 17। कहीं कोई कंफ्यूजन आया कि नहीं? 17 के बराबर आ गया ना? इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। चेक करने का ये तरीका हो गया। तो कई बार आपको समेशन के दौरान
ये फॉर्मूला सब यूज होने वाला है आगे, इसलिए अभी लिख दिए हैं और ये सब चीज साबित भी हो जाता है। कोई ऐसा बात नहीं है जिसको हम आपको सीधे सीधे लिख रहे हैं, हर चीज प्रूफ होता है। क्योंकि आपके पास समय का अभाव है, आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो सीधे सीधे इसको क्या करिए, लर्न कीजिए, याद कीजिए। और नहीं याद रहने के बाद ऑफलाइन पिटाई होगी, ऑनलाइन थोड़े होगी, ऑफलाइन याद करके आप आइए, समझे ना। चालू होगा लेकिन बीच बीच में पूछाई होगा, क्लास के लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा के खत्म करें 1-1.5 घंटा, फिर लास्ट में ऑफलाइन वाले बच्चे को पूछ पूछ के बैग का 2-4 डंडा बरसा के तब छुट्टी दे दिया करेंगे डेली डेली। मैं पूछना जरूरी है, नहीं पूछेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ सही बात। सुनो, ये सम स्पेशल सीरीज कैसे सॉल्व होगा ये सीखना है। कई तरह के इक्वेशन को आपको इसमें सॉल्व, कई तरह के सीरीज को आपको जोड़ना सीखना है इसमें, बात समझे कि नहीं। तो देखिए कैसे आप करेंगे। सबसे पहले आप समझिए समेशन है क्या। आप लोग एसएन को देखे हैं, एसएन का मतलब था द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस चाहे सीरीज, है ना। ये हो गया एसएन को, ये पढ़ा जाता है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। कितने टर्म्स का, एन टर्म्स का। अब ये ध्यान दीजिए, यहां पर एसएन के बदले लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, इस तरह से जा रहा है, प्लस T6, इस तरह से बढ़ते गया। लास्ट में ये Tn आएगा, क्या आएगा, Tn। कितने टर्म का सम है, n टर्म का, तो Tn तक गया है। इससे जस्ट पहले आपको Tn-1 रहेगा, इससे भी पहले आपको Tn-2 रहेगा। क्या रेहान समझ में आ रहा है। ये क्या लिखे हैं, पढ़ो। Sn क्या बोले हैं, Sn का मतलब हुआ n टर्म्स का सम। कितने टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम। बात समझ रहे हो। अगर हमें S5 लिखना है, क्या लिखना है, S5, इसका अर्थ होता है फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम। तो फर्स्ट 5 टर्म्स कैसे स्टार्ट होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। अच्छा बताओ ये कहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया, 1 से स्टार्ट होके। तो अब इसको हम समेशन में कैसे लिखेंगे, ये देखो समेशन का सिंबल है, ये इसको सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा, कैपिटल सिग्मा है ये कौन सिग्मा है, कैपिटल सिग्मा। एक स्मॉल सिग्मा भी होता है, आप फिजिक्स में देखे होंगे, ये है आपको स्मॉल सिग्मा। इसको कहते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, ये आपको फिजिक्स में भी है। मैथ में यही चीज यूज होगा आगे चल के स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। किसके लिए, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल यही बनेगा, सिग्मा। और केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो ये आपका स्पेसिफिक डेंसिटी का सिंबल है सिग्मा, समझे कि नहीं। चलिए, तो ये कैपिटल सिग्मा है, कौन सिग्मा है। और ध्यान दीजिए ये कहां से स्टार्ट होके कहां तक गया है, 1 से स्टार्ट होकर 5 तक। तो जो स्टार्ट, जो हमारा चेंज हो रहा है उसको किसी वेरिएबल से दिखाएंगे, जो चेंज हो रहा है उसको किससे दिखाना है, वेरिएबल से। तो यहां पर चेंज क्या हो रहा है, देखो टी तो फिक्स है हर जगह, चेंज क्या हो रहा है नीचे में, तो उसको कोई वेरिएबल नाम दे देंगे। मान लो हम यहां एन दे दिए, क्या दे दिए, ये हमारा एन वेरिएबल है। एन क्या है, जिसका वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से 5 तक। तो नीचे लोअर लिमिट रखेंगे और ऊपर अपर लिमिट रखेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन, ये Tn हो गया। अगर हमें S10 लिखना है, क्या लिखना है, S10, तो सिग्मा के टर्म में कैसे लिखेंगे, बोलो, S10 समेशन ऑफ Tn, कहां से कहां तक के लिए, 1 से 10 तक। तो लोअर लिमिट यहां 1 हो गया और अपर लिमिट। ठीक उसी तरह अगर इस पूरे को हमें सिग्मा में लिखना है, इस पूरे को किस में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे सिग्मा, Sn इक्वल टू सिग्मा, नहीं n इक्वल टू 1 से लेके n तक, Tn हो जाएगा। क्या, समेशन ऑफ Tn फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n, ये हो गया। तो Sn का ये फॉर्मूला हो गया, क्या बोलो, सिग्मा Tn। कई बार नीचे में जो लिमिट लिखा हुआ है वो हम नहीं लिखते हैं, फिर भी वो अंडरस्टूड है, पहले से ही समझा हुआ है कि वहां छुपा हुआ है 1 से लेके कहां तक, n तक। अब कुछ टाइप के क्वेश्चन को हमें सीखना है। जैसे मान लो अगर हमें किसी ने ऐसे दे दिया क्वेश्चन लेके, फाइंड द सम ऑफ 3 इंटू 5 प्लस, यहां दे दिया 6 इंटू 9, फिर दे दिया 9 इंटू 13,
फिर दे दिया 12 इंटू 17 डॉट 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 टू एन टर्म्स। कितना टर्म्स का सम निकालना है? एन टर्म्स का। ये क्वेश्चन लेके दे दिया, देख रहे हो सब। इसका ये पॉइंट नहीं है, ये सब मल्टीप्लाई है। क्या है? हाँ, ये नहीं समझना कि 3.5 है 6.9 है, ऐसा मत समझना। ये 3 इंटू 5 है। ये तुमको 6 इंटू का सिंबल बीच में लिखाता है और पॉइंट हमेशा नीचे लिखाता है। अगर हमको 9 पॉइंट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। इस बात समझ रहे हो? पॉइंट हमेशा नीचे होता है। जब बीचों बीच में पॉइंट पड़ता है तो वो मल्टीप्लीकेशन है। बात समझे? ऐसे लिख दिया 3, यहां पर दे दिया ऐसे। तो इसको पॉइंट नहीं पढ़ना है, पॉइंट हमेशा कहां रहेगा? नीचे। आप लोग लिखते वक्त ये ध्यान नहीं देते हैं, या टीचर भी कई बार लिखते वक्त ध्यान नहीं देते हैं वो लोग। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए कि जब भी मिडिल में पड़ेगा तो वो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, और जब भी नीचे पड़ेगा तब जाके वो आपका डेसिमल है, पॉइंट है। समझे ना? तो अब इसका आपको सम निकालना है जी, जोड़ एन टर्म्स का। कितने टर्म्स का? एन टर्म्स का। तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले टीएन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टीएन। टीएन कैसे निकालेंगे? सो देखो, ध्यान दो, इसके पहले पहले टर्म को देखो तो जा रहा है। अब दूसरे वाले को भी देखो, कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है? देखो तो 3, 6, 9, 12 ऐसे जा रहा है। ये आपका 3 के गैपिंग से एपी जा रहा है। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए, टीएन निकालने के लिए, पहला एपी का लास्ट टर्म इनटू दूसरा एपी का लास्ट टर्म, और इसका भी टीएन लास्ट टर्म निकालना होगा। तो पहला का लास्ट टर्म निकालो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3। पहला एपी का क्लियर हुआ। फिर दूसरे एपी का टीएन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 प्लस एन माइनस 1 डी कितना का है? 4 लिख देंगे ऐसे। अब देखो यहां, क्योंकि अगर ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा तब तो बनाने का चिंता ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव रहेगा तब हमको बनाने का कोई चिंता नहीं, तुरंत आंसर टिक मार देंगे सेकंडों में, मिनट भी नहीं लगेगा। समझा? लेकिन सब्जेक्टिव मेथड से है तो लंबा बनेगा, सीखना पड़ेगा। बात समझा? वो अलग बात है कि आज के जमाने में बिहार बोर्ड वालों ने केवल 12th का एग्जाम को प्रोमिनेंट माना सीबीएसई के पैटर्न पे। अदरवाइज एक समय था जब 11th और 12th दोनों का एग्जाम हुआ करता था एक ही बार में। ये नहीं कि 11th का एग्जाम 11th में और 12th का एग्जाम 12th में, तब दोनों के नंबर ऐड करके नहीं। 2 साल बाद एक ही बार आए, नहीं होता है। पहले क्या होता था, सो सुनिए ना। पहले होता था जब आप 12th में चले गए, आप फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, तो 11th का मैथ का एग्जाम हुआ, फिर दूसरा 12th के मैथ का एग्जाम होगा, फिर उसी तरह फिजिक्स का भी, उसी तरह केमिस्ट्री का भी। 200 नंबर का मैथ होता था, 200 नंबर का फिजिक्स, 200 नंबर का केमिस्ट्री, 200 नंबर का इंग्लिश और 100 नंबर का हिंदी। और सारे नंबर को जोड़ के तब नंबर मिलता था, ठीक है, 900 मार्क्स का। ठीक है, जो वोकेशनल रखता था अलग से उनको 1000 का हो जाता था। अब चलिए इसको कैलकुलेट करिए। क्या क्या लिखाएगा? 3 इंटू एन माइनस 3, 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? बोलो, 3n बचेगा। और अंदर चलो अब इसको 4n। अब 5 में 4 घट जाएगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा? इसको गुना कर दो तो 12n स्क्वायर प्लस 3n। ये तुमको क्या निकल गया? tn। क्या निकल गया? अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारा पहला टर्म क्या है तो गुना कर लो तो पहले इसको, 3 बचे और n बराबर 1 इसमें डालो, देखो 15 आया कि नहीं चेक करो। आ गया ना? तो इसका मतलब तुम्हारा tn सही है, tn तुम्हारा सही है। अच्छा, दूसरा टर्म क्या है? मल्टीप्लाई सही करो। हाँ, वो कुछ और बोल रहा था ना, 54। तब इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा स्थिर हो, मन को शांत कर तुम। 54 हो गया। क्या हुआ? तो अब n इक्वल टू 2 इसमें डालो तो जी, 2 डालो, n की जगह 2। देखो 54 आता है कि नहीं आता है चेक करो। n इक्वल टू 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 12 गुने 4 48, 3 गुने 2 6, 48 6, 54 हो गया ना कि नहीं हो गया? इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 117। यहां n बराबर 3 रखोगे तो अपने सॉल्व होकर 117 आ जाएगा। इसका मतलब tn हमारा सही है। अब हमें Sn चाहिए जी। क्या चाहिए? Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या पढ़े अभी? अभी सिग्मा Tn पढ़े थे। तो सिग्मा ऐसे ही रखिए आप। Tn क्या लाए हैं आप? 12n स्क्वायर प्लस 3n, ये लाए हैं। आपको जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा रहे थे, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो लिखे हैं आप, ये फॉर्मूला,
इन सब का नाम सिग्मा के टर्म में कैसे लिखेंगे सो समझिए। इसी चीज को हम सिग्मा एन कहेंगे। क्या कहेंगे? सिग्मा एन। जब भी आपको इस तरह से मिलेगा सिग्मा एन लिखा हुआ, तो उसके जगह पर आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? एन इंटू एन प्लस 1/2। और ये देखिए, ये पूरा को आप एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे? सिग्मा एन स्क्वायर ये कहेंगे। तो फ्यूचर में जहां कहीं भी सिग्मा एन स्क्वायर दिखेगा, वहां पर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये यूज करना है। ठीक उसी तरह इसको आप सिग्मा एन क्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? सिग्मा एन क्यू। तो जब भी क्वेश्चन बनाने के दौरान आपको सिग्मा एन क्यू का जरूरी पड़ेगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा। और ठीक उसी तरह इसका क्या नाम पड़ेगा बोलिए? सिग्मा एन 4, एन टू द पावर 4 ये कहेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन जो बना रहे थे वहां पर हम लोग लौटते हैं। इसको देखिए, यही है हमारा सिग्मा अंदर जाएगा। जब भी आपको इस तरह का रहेगा पोलिनोमियल फॉर्म, तो सिग्मा सीधे कहां जाएगा? अंदर। तो क्या लिखाएगा? अब आगे अंदर लिखाएगा तो सिग्मा 12n स्क्वायर, फिर सिग्मा 3n, सिग्मा 3n, ध्यान दीजिएगा 3n है। इसमें से कुछ कॉमन आएगा क्या? कॉमन का मतलब क्या? देखो एक बात समझो, सिग्मा में अगर कोई नंबर है तो नंबर सीधे आउटसाइड आ जाएगा। नहीं बच्चा वहां लिख दिया। चलिए, हेलो हेलो हेलो, आवाज क्लियर है जी? अब सुनाई दे रहा है? चलो यहां देख लो, अब इसका कैलकुलेशन कर दो यहां पर। तो n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8n हो जाएगा, यहाँ 8n। ठीक है, और फिर 2 दूनी 4 और 4 3 7 हो जाएगा, और टोटल के नीचे में ये वाला 2 कॉपी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? सॉल्यूशन हो गया। अब तुमको चेक करना है कि मेरा ये सही है या गलत। तो एक टर्म यहां कितना है बोलो? 15। तो n की जगह 1। ऑप्शन जब क्वेश्चन देगा एग्जाम में, राइट, तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में देगा तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, और 4 ऑप्शन ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा करके 4 ऑप्शन रहेगा। तो हम इतना बनाएंगे एग्जाम में? एकदम नहीं बनाना है। करना क्या है, सीधे सीधे यहां एक टर्म लिए, कितना हुआ बोलो? 15। तो ऑप्शन में जाके n की जगह बट चरवा कहीं का 1 रखना है। क्या रखना है? 1 1। हाँ, तो वही बता रहे हैं, ये 15। अब समझो ना पूरा बात, ये 3 इंटू 5 कितना आया? 15 आया। कितने टर्म लिए थे? फर्स्ट टर्म, एक टर्म, इसलिए वहां भी जाके n इक्वल टू 1 रखना है। अब 1 रखेंगे और सॉल्व होके 15 मिल गया तो हमारा वो सही होगा। लेकिन मानो कहीं ऐसा हुआ कि दो दो ऑप्शन में 15 आ गया, तब कैसे जानेंगे सही है कि नहीं है? तो पहले एक बात समझ लो, n इक्वल टू 1 रख के चेक कर लो कि 15 आया कि नहीं। यहां 1 1 प्लस 1 2 कट गया, 8 का 8 7 15 पूरा हो गया। अगर दो ऑप्शन में आ गया, दो पहले छटा चुका है, उसका तो अब सही होने का कोई चांस नहीं है। अब तुम दो टर्म का ले लो, ये 54 ये 15 जोड़ लो, तो कितना हुआ? 54 और 15 जोड़ो 69। कितना हो गया? हो गया ना? तो अब चेक करना है कि यहां 69 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। तो करके देखो, यहां बोलो n की जगह क्या रखने वाले हैं? 2। ये लिखाया 2, फिर लिखाया 2 प्लस 1 3, और फिर देखो यहां 8 दूनी 16 7 23, और टोटल के नीचे 2 2 2
23 दिया 69, 69 आ गया। तब जैसे ही 2 टर्म लेगा ना तो एक फेल हो जाएगा, तो बच जाएगा सिंगल आंसर, टिक मार देंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन? तो आपका सम स्पेशल सीरीज में बहुत तरह का सीरीज है, ये आपको एक टाइप का सीरीज आज देखे हैं आप। सम स्पेशल सीरीज में आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड था। कई बार आपको ऐसा मिलेगा जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी रहेगा और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, बात समझे कि नहीं? तब उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखना है। फिर आपको बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी थोड़ा जानना है। तो कल एक क्लास, सैटरडे है तो कल आप लोग का तो है नहीं, लेकिन एक क्लास और हम लोग ले लेंगे तो सम स्पेशल सीरीज में जो 3-4 टाइप का बचा हुआ है वो आपका क्लियर हो जाएगा। बस क्वेश्चन बताना है, टाइप बताना है, ना कि आपको जो है सो क्या कहते हैं थ्योरी है। तो सीक्वेंस सीरीज आपका समझिए कि एक तरह से क्लोज ही हो रहा है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।